Okay, we are going to discuss the myofilament, बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी चीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मसल फाइबर, मायोफिलामेंट एंड मायोफिलामेंट। दीज आर द थ्री थिंग्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, सपोज दिस इज द मसल। इस मसल के जो लंबे लंबे सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, इन मसल सेल्स को आप क्या कह रहे हो? मसल फाइबर का नाम। सो व्हाट आर मसल फाइबर्स? मसल फाइबर आर द सेल्स ऑफ द मसल्स। अब अगर आप ऊपर जाओ, देखो, ये एक मसल फाइबर, दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर। ठीक है, अगर मैं यहां दिखाना चाहूं, सी, दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर। ये एक मसल फाइबर मैंने दिखाया है। इस एक मसल फाइबर के अंदर आपको ये लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मायोफिब्रिल। सो व्हाट आर मायोफिब्रिल? मायोफिब्रिल लंबे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो मसल फाइबर के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर मिलते हैं भाई, मसल फाइबर के अंदर मिलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मसल फाइबर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, चलो। अब मायोफिलामेंट क्या होता है? मायोफिलामेंट वो प्रोटीन्स है जो आपको इस मायोफिब्रिल के अंदर मिलते हैं। सो बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए, उसके अलावा बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू आर मेन टॉपिक, एंड दैट इज बेसिकली द मायोफिलामेंट। ठीक है, मायोफिलामेंट हमने आज डिस्कस करना है, और इंशाल्लाह चीजों को लेके चल रहे हैं आगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके। ओके बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मायोफिलामेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, मायोफिब्रिल क्या है। और मायोफिब्रिल के अलावा मायो मसल फाइबर क्या है। और अब हम बात कर रहे हैं इसकी, अब हम बात कर रहे हैं मायोफ्लोम। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको अक्सर बच्चे जो है ना, वो बहुत हल्का ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मैंने आपको बताया सबसे पहली बात कि मायोफिब्रिल क्या है, मायोफिलामेंट क्या है, सॉरी। मायोफिलामेंट इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन is the thick filament, and the second one is the thin filament. थिक फिलामेंट की मैं जब बात कर रहा था, तो थिक फिलामेंट के अंदर मैंने ये देखा था कि थिक फिलामेंट इज नॉर्मली मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। थिक फिलामेंट किससे मिलके बना है? मायोसिन प्रोटीन से मिलके बना है। ठीक है, अच्छा। अब ये मायोसिन प्रोटीन का जो डायमीटर था, इसको थिक क्यों कह रहा था? क्योंकि इसका डायमीटर था अबाउट 16 नैनोमीटर। दैट इज मोर देन द थिन फिलामेंट। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करने वाली है ना, वो गौर से सुन लीजिए। ठीक है, देखो, ओके, देखो, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक थिक फिलामेंट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, एक थिक फिलामेंट के अंदर तकरीबन तकरीबन 300 मायोसिन प्रोटीन होते हैं। कितने प्रोटीन होते हैं? 300 मायोसिन प्रोटीन। और एक मायोसिन प्रोटीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मायोसिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलके बना है? पेप्टाइड चेन से। तो एक मायोसिन के अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कितनी चेन होती है? 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। इन 6 पॉलीपेप्टाइड चेन में से, इन 6 पॉलीपेप्टाइड चेन में से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी डिटेल के अंदर डिस्कस भी करूंगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूं। इन 6 पॉलीपेप्टाइड में से 4 हैवी चेन्स होती हैं, 4 हैवी चेन्स होती हैं, और 2 लाइट चेन होती हैं। सर कैन यू प्लीज डिस्क्राइब दिस इन अ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल मैनर? यस। देखो, एक थिक फिलामेंट है, उस थिक फिलामेंट के अंदर 300 मायोसिन प्रोटीन। कितने मायोसिन प्रोटीन है? 300 मायोसिन प्रोटीन है। और ये जो 300 मायोसिन प्रोटीन है ना, ये, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, इधर देखो। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये गौर से समझने वाली चीज है, ठीक है। ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपको एक थिक फिलामेंट नजर आ रहा है, एक थिक फिलामेंट। इस थिक फिलामेंट के अंदर कितने मायोसिन प्रोटीन है, जल्दी बोलो? 300। ये 300 एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और इस तरीके का फिलामेंट बनाते हैं, जिसे आप थिक फिलामेंट कह रहे हैं। अच्छा भाई, अब अगर मैं एक मायोसिन प्रोटीन को देखूं, तो एक मायोसिन प्रोटीन के अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कितनी चेन्स है? 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है। अब 4 आपको हैवी मिलती हैं और 2 आपको लाइट। देखो, यहां पे दिस पार्ट ऑफ द मायोसिन इज कॉल्ड द टेल। दिस पार्ट ऑफ द मायोसिन इज कॉल्ड द टेल। इसे आप क्या कह रहे हो? टेल का नाम। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता भी रहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। लेट मी राइट। दिस इज द टेल। ये कौन सा रीजन है? टेल। ये जो बेंडिंग वाला पोर्शन है ना मायोसिन प्रोटीन का, दिस बेंडिंग पोर्शन ऑफ द मायोसिन प्रोटीन इज कॉल्ड द हिंज रीजन। हिंज रीजन। और ये आपको नजर आ रहा है हेड। दीज आर द हेड ऑफ द मायोसिन। हेड ऑफ द मायोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट। अब बच्चों गौर से सुनना, गौर से सुनने वाली चीज है, वो ये है कि 4 हैवी चेन्स है, जिनमें से 2 हैवी चेन्स तो आपकी बनाती है टेल, और 2 हैवी चेन्स आपके बनाते हैं हेड। 2 हैवी चेन आपकी बनाएंगी टेल, और 2 हैवी चेन बनाएंगे हेड। अब बचे लाइट चेन। तो ये जो हिंज रीजन है ना, दिस हिंज रीजन इज एक्चुअली this hinge region is actually formed by the this hinge region is actually formed by the, जल्दी बोलो, formed by the light chain। formed by the light chain। यहाँ पे कितने हेड्स हैं? 2 हेड्स हैं। एक मायोसिन प्रोटीन में कितने हेड्स होंगे भाई, बोलो जल्दी। आई वांट योर आंसर। बेटा, एम आई नॉट, एम आई ऑडिबल? देयर आर 2 ग्लोब्यूलर हेड्स ऑफ द मायोसिन प्रोटीन। दिस इज वेरी ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट। थिक फिलामेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ थिन फिलामेंट। अच्छा, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो, लेट सपोज ये एक ग्लोब्यूलर हेड है और ये दूसरा ग्लोब्यूलर। कितने हेड्स होते हैं? 2 हेड्स होते हैं। एक हेड के ऊपर एक साइट होती है जहां पे एक्टिन बाइंड करता है। अब ये एक्टिन क्या होता है देखते हैं। ग्लोब्यूलर हेड के ऊपर, दीज आर द ग्लोब्यूलर हेड्स।
इन ग्लोब्यूलर हेड्स में से एक हेड के ऊपर एक्टिन बाइंड करता है, एंड दिस साइट इज कॉल्ड द एक्टिन बाइंडिंग साइट। जबकि दूसरी साइट के ऊपर, दूसरे हेड के ऊपर एक एंजाइम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एटीपीएज। दैट इज कॉल्ड द एटीपीएज। फिर रिपीट करूंगा। एक तक फिलामेंट के अंदर 300 मायोसिन प्रोटीन, और एक मायोसिन प्रोटीन के अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड। 6 पॉलीपेप्टाइड में से 4 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। 4 हैवी चेन में से 2 टेल बनाएंगी, 2 हेड बनाएंगी, और 2 लाइट चेन हिंज रीजन बनाएंगी। अब जो हेड है, इसके ऊपर एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एक एटीपीएस है। गॉट इट? आगे बढ़े। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। थिन फिलामेंट की बात। चलो, पहली बात, थिन फिलामेंट सार्कोमेयर पे आपको किस बैंड में मिलेगा या किस रीजन में मिलेगा, जल्दी बताओ। आई वॉन्ट योर आंसर। किस बैंड में मिलेगा? एक्टिन और एटीपीएस का क्या काम है, आगे देखेंगे। ये आपको मिलेगा आई बैंड में। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थिन फिलामेंट इज कॉल्ड थिन फिलामेंट बिकॉज its diameter is less than the thick filament, and its diameter is about 7 to 8 नैनोमीटर। उसका कितना था? 16। इसका कितना है? 7 to 8। और ये थिन फिलामेंट 3 प्रोटीन से मिलकर बना है। उन 3 प्रोटीन में से एक का नाम है एक्टिन, दूसरे का नाम है ट्रोपोनिन, और तीसरे का नाम है ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। अब मैंने आपको स्मूथ मसल के बारे में क्या बताया था? एनीवन? कि स्मूथ मसल में कौन सा प्रोटीन नहीं होता? हाँ भाई, स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन नहीं होता। दिस इज वेरी, स्मूथ मसल को भी हम डिस्कस करेंगे। स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन नहीं। अब आ जाओ आगे। सो ट्रोपोनिन इज एब्सेंट इन द स्मूथ मसल, ये हमने बात डिस्कस कर ली। अब हमारे लिए समझना है, पहले हम पहले समझेंगे एक्टिन को, फिर ट्रोपोनिन को, फिर ट्रोपोमाइसिन को, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्टिन की। किसकी बात करता हूँ? एक्टिन की। तो फॉर दैट पर्पज आई नीड अ पिक्चर। वो पिक्चर ले लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। जल्दी से पिक्चर ले लेते हैं एंड वील डिस्कस आफ्टर। चलो, चलो। अब मेरी बात बच्चों और से सुनना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्टिन की। तो याद रखना कि स्केलेटल मसल के अंदर ये जो एक्टिन है ना, दिस एक्टिन
is arranged in two chains which are twisted around each other. देखो, एक चेन ये रही, दूसरी चेन ये रही, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हुई में ट्विस्ट हुई में. So there are two actin chains which are actually twisted around each other. अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो एक्टिन है ना, जो इस तरीके से फिलामेंट की सूरत में, चेन की सूरत में मौजूद है, ये चेन की सूरत में नहीं है. ये होता है किडनी शेप, किडनी शेप सब यूनिट्स ऑफ द एक्टिन की फॉर्म में. यानी कि ये ऐसे समझो कि जैसे एक मोती, एक मोती है, बहुत सारे मोती हैं, उनको एक धागे में पिरो दोगे तो एक माला बन जाएगी. तो ये जो अलग अलग मोती है ना, दैट इज द जी एक्टिन. जी का मतलब होता है ग्लोब्यूलर. अगर आपने एक्टिन का फिलामेंट बनाना है तो यू नीड टू एक्चुअली कनेक्ट दीज जी एक्टिन, एंड फॉर दैट पर्पस यू नीड मैग्नीशियम आयन. सो मैग्नीशियम आयन की मदद से आप क्या करने वाले हो? मैग्नीशियम आयन की मदद से इन जी प्रोटीन्स को मिला के क्या बनाओगे? एफ एक्टिन बनाओगे, एफ फॉर फिलामेंटस. अब यहां पे मैंने आपको एक बात नहीं बताई, और वो बात क्या थी? इन एक्टिन के ऊपर एक साइट होती है, एक जगह होती है, जिस जगह पे, जैसे मायोसिन के ऊपर क्या बाइंड करता था? मायोसिन के ऊपर कौन सी साइट थी? आई वॉन्ट योर आंसर. एक्टिन बाइंडिंग साइट थी. तो एक्टिन के ऊपर कौन सी साइट होगी? वेरी सिंपल. एक्टिन के ऊपर कौन सी साइट होगी? शाबाश. तो एक्टिन के ऊपर जो साइट होगी जहां पे मायोसिन बाइंड करेगा, दैट इज कॉल्ड द मायोसिन बाइंडिंग साइट. क्या कह रहे हो? मायोसिन बाइंडिंग साइट. अच्छा भाई, ये तो एक प्रोटीन की बात हो गई. कौन सा प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन. अब आ जाओ आगे. अब हम बात करते हैं ट्रोपोमाइस ट्रोपोनिन की. तो याद करो कि अगर मैं ट्रोपोनिन की बात करूं, दिस ट्रोपोनिन इज थ्री पॉलीपेप्टाइड थ्री पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स. यानी कि इसके अंदर कितने पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं? तीन होते हैं. अच्छा, अब वो कौन से होते हैं उनको भी डिस्कस करना है. उससे पहले उससे पहले आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया, दिस इज द एक्टिन. इसके ऊपर ये वाली जो साइट है, यहाँ पे मायोसिन बाइंड करता है, एंड दिस साइट इज कॉल्ड द मायोसिन बाइंडिंग साइट, एमबीएस. मायोसिन बाइंडिंग. अब इस मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर मायोसिन बाइंड करता है. अगर सोचो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट अनकवर्ड हो, तो क्या होगा? मायोसिन इस पे बाइंड कर जाएगा, और जब मायोसिन इस पे बाइंड करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट unnecessary contraction, we need to cover this active site. Yes or no? बिल्कुल. अगर मुझे अगर मैंने इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को ऐसी खुला छोड़ दिया तो इस पे मायोसिन बाइंड कर जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्शन मुझे नहीं भी करवानी वो भी हो जाएगी. तो मुझे इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करना पड़ेगा, ताकि ये तब ही अनकवर हो जब मुझे कॉन्ट्रैक्शन करवानी है. तो नेचर ने इसको कवर करने के लिए एक प्रोटीन दे दिया, जिस प्रोटीन को आप कहते हो ट्रोपोनिन.
ये ट्रोपोनिन तीन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले एक होता है आपके पास ट्रोप आई। ट्रॉप आई। ट्रॉप आई वो प्रोटीन है जो मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करता है। या इसे ऐसे नहीं कहो, ट्रॉप आई, मैं यहां लिखता हूं, ट्रॉप आई वो प्रोटीन है जो एक्टिन के साथ बाइंड करता है। अटैच विद एक्टिन। वेरी सिंपल। अच्छा, एक होता है ट्रॉप टी। ये जो ट्रॉप टी होता है ना, ये बाइंड करता है एक और प्रोटीन के साथ, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। और एक और प्रोटीन होता है, एक और ट्रोपोनिन होता है, जिसे आप कहते हो ट्रॉप सी। ये ट्रॉप सी बाइंड करता है कैल्शियम के साथ। तो फिर सुनना, ट्रॉप आई अटैच होता है एक्टिन के साथ। आई का मतलब आई बैंड। ट्रॉप टी अटैच होता है, अटैच विद ट्रोपोमायोसिन। चलो, जबकि तीसरा जो ट्रॉप है, जो मैंने आपको बताया, ट्रॉप सी विद कैल्शियम आयन। सर आपकी बात समझ में आ गई, आपने सही कहा, मान लीजिए। ये बताइए कि ट्रोपोमायोसिन क्या होता है। ट्रोपोमायोसिन क्या, इसके लिए मैं एक पिक्चर लेकर आता हूँ, ताकि उस पिक्चर से आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो दैट व्हाट इज ट्रोपोमायोसिन। ओके, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक एक्टिन फिलामेंट है, ये दूसरा एक्टिन फिलामेंट है, और इन एक्टिन के ऊपर क्या मौजूद है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करना है नहीं करना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करना है या नहीं करना, बिल्कुल करना है। तो नेचर ने आपको दो स्ट्रैंड्स एक और प्रोटीन के दे दिए, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द ट्रोपोमायोसिन। अब कैसे दिखाऊंगा इसे, इसके लिए एक और अच्छी पिक्चर देखो। ठीक है, ये देखो। ओके, सी दिस। तो ये आपके पास क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये जो आपको नजर आ रहा है, दे आर द मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये जो आपको नजर आ रही है ना, दे आर द मायोसिन बाइंडिंग साइट। इन मायोसिन बाइंडिंग साइट को तब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, नेचर ने दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन के स्ट्रैंड से कवर किया है, and these strands of the protein which actually cover the myosin binding site on the actin, they are called the tropomyosin. They are called the, जल्दी बोलो भैया, they are called the tropomyosin. याद रखना कि जब भी मसल रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर होगा, फिर लिख रहा हूं, मसल जब रिलैक्स होगा, उस वक्त ये ट्रोपोमायोसिन किसको कवर कर लेगा, कवर मायोसिन बाइंडिंग। और जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर जा रहा होगा, तो अल्टीमेटली ये अनकवर हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखो, तो
इस वक्त मसल अगर यहाँ देखो, इस वाली डायग्राम के अंदर इसने इसको कवर किया है, तो मसल रिलैक्स स्टेट के अंदर है। बट इन दिस फेज यहां से मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर से क्या हट गया, ट्रोपोमायोसिन हट गया। इट मींस मसल इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, मसल इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। So how can you define the role of the troponin and tropomyosin in the muscle contraction? How can you define? A very simple question. What is the role of troponin and tropomyosin? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई वांट योर आंसर। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का क्या चक्कर है? बहुत सिंपल सा सवाल। Troponin and tropomyosin both are actually responsible to control the myosin and actin interaction, prevent the involuntary, not involuntary contraction। बस इतना याद रखो कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों, चाहे ट्रोपोनिन हो चाहे ट्रोपोमायोसिन हो, एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को कंट्रोल करेगा। यानी कि कब एक्टिन और मायोसिन बाइंड करेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। वेरी सिंपल। चलो, फिर मैंने आपको बताया कि ट्रोपोनिन इज एब्सेंट इन स्मूथ मसल, और वहां पे ट्रोपोनिन की जगह एक और प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड कैलमुजिलिन प्रोटीन। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कैलमुजिलिन प्रोटीन क्या होता है इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट बात, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल जाते हैं इस पॉइंट को। देखो बच्चों, आपने पढ़ा कि ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको सारी बताई। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, और अक्सर बच्चों को ना ये पता भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हार्ट अटैक आए, किसी को एमआई हो जाए, एमआई बोले तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एमआई का मतलब होता है हार्ट अटैक। तो भाई आम जबान के अंदर आप उसे हार्ट अटैक कहते हो, और हमारी जबान के अंदर उसे आप एमआई कहते हो। अब हार्ट अटैक के अंदर होता क्या है, जल्दी बताओ। हार्ट अटैक के अंदर होता ये है, खैर वो आगे हम पढ़ेंगे, कि बेसिकली फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, इस हार्ट को ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये आर्टरी इतने रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर यहाँ पे किसी भी किस्म की आर्टरी में ब्लॉकेज आएगा, आगे ब्लड नहीं आ पाएगा। जब आगे ब्लड नहीं आ पाएगा, इस एरिया को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और ये वाले मसल सेल्स क्या करना शुरू कर जाएंगे, डाई करना शुरू। आसान जबान के अंदर इसे आप एमआई कहते हो, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हो। ये क्या हुई है, टिश्यू नेक्रोसिस हुई है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस। मायोकार्डियल नेक्रोसिस का मतलब है कि यहाँ पे जो मसल्स थे वो क्या कर गए, डाई कर गए। अब अगर किसी को एमआई हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो सबसे बेसिक टेस्ट कौन सा करवाते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, यहाँ पे ना बड़ी गड़बड़ कर जाती है। अगर किसी ने कभी देखा हो, कोई कभी एनआईसीवीडी गया हो, या किसी भी हार्ट के हॉस्पिटल गया हो, उसके किसी भी करीबी को, या आपने वैसे ही देखा हो, सबसे पहला टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट, द बेसिक टेस्ट, नहीं ईसीजी के बाद, ईसीजी नॉट ओनली इन हार्ट अटैक बट ईसीजी के बाद, एनीवन, दिल की पट्टी तो अलग चीज है, उसे ईसीजी कहते हैं। जवाब चाहिए बच्चों। एमआरआई करवाओ, डायरेक्ट मरीज को एमआरआई करवाओगे, एंजियोग्राफी करवाओगे, लेटा दोगे मरीज को वहां। और बोलो, कोलेस्ट्रॉल भाई अब तो हो गया ना, अब क्या काम है कोलेस्ट्रॉल का तुम्हें? ओहो, हार्ट अटैक हुआ है, डायरेक्ट बाईपास करोगे। और बताओ, आई विल बी रियली इम्प्रेस बाय समवन अगर कोई मुझे बताता। दफना दो। अच्छा, आगे बोलो। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो ईसीजी के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, मैं उसे पहले इसलिए कहता हूं क्योंकि ईसीजी आप नॉर्मल हालत में भी करवा रहे हो, तो
But the second important test which actually confirm the heart attack would be, जल्दी बताओ। शाबाश। एक बच्ची ने मुझे बताया, शामिल आमिर ने, कि आप करवाते हो एक टेस्ट जिसको कहते हो ट्रॉप आई। क्या कहते हो? ट्रॉप आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये किसी को नहीं पता होता। ट्रोपोनिन टेस्ट करवा, शाबाश। ट्रॉप आई टेस्ट कर। अब ये ट्रॉप आई क्या है? ट्रॉप आई वही है जो अभी हमने पढ़ा, बट एमआई के अंदर या हार्ट अटैक के अंदर ये ट्रॉप आई टेस्ट करवाते ही क्यों है? दिस इज वेरी, ये जिन्हें आप कार्डियक ट्रोपोनिन भी कहते हो, कार्डियक ट्रोपोनिन कहते हो। अब होता यह है कि जब इस एरिया के मसल सेल्स डाई करते हैं ना, इस एरिया के मसल सेल्स डाई करते हैं, तो मसल सेल्स के डाई करने की वजह से जो मायोसाइट है, मायोसाइट को डैमेज आता है, मायोसाइट को डैमेज होता है, मायोसाइट डैमेज होता है, जाहिर सी बात है। मायोसाइट डाई कर गया है, उसको डैमेज हुआ है, तो होता क्या है कि उस मायोसाइट के अंदर, हार्ट मसल सेल के अंदर ट्रोपोनिन है। ये ट्रोपोनिन लीक कर जाता है। ये ट्रोपोनिन ये ट्रोपोनिन बजाय मसल के अंदर रहने के, अब ये निकल के ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई हार्ट अटैक के अंदर, एमआई के अंदर, जब आप ट्रॉप करवाते हो, कार्डियक ट्रॉप करवाते हो, तो ट्रॉप बड़े हुए आते हैं। हमारी जबान में इसे कहते हैं ट्रॉप लीक हो गया। ट्रॉप लीक का क्या मतलब है? ट्रॉप ट्रॉप लीक का मतलब है ट्रोपोनिन है, इट्स ट्रोपोनिन, इट्स ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रॉप लीक हो गया। तो ड्रॉप लीक का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया। ये थोड़ी सी एक समझो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था, तो चलो मैंने बता दिया हाथ के हाथ। आई होप कि आज तक किसी को नहीं पता होगा, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है बच्चों? मैं क्लिनिकल कोरिलेशन भी साथ साथ करवाता हूँ। ओहो, आपने डायरेक्ट अब्बा से ही पूछ लिया। चलो खैर, बेस्ट है। आ जाओ आप। बेटा देखो, लेट मी टेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोटर यूनिट। मोटर यूनिट की बात करेंगे। चलो, मोटर यूनिट डिस्कस। व्हाट इज मोटर यूनिट? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बच्चे नहीं समझते। ठीक है, मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या होता है? फॉर दैट पर्पज आई नीड अ पिक्चर। पिक्चर ले आता हूँ ताकि आराम से क्लियर हो जाए। ओके, चलो देखो, लेट सपोज दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर। ये क्या है? एक मसल फाइबर है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर। सपोज दिस इज द ब्रेन, ये ब्रेन सपोज कर, एंड दिस इज द मसल फाइबर। ये क्या है? मसल फाइबर। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने सामने मौजूद है आपके पास एक ग्लास। उस ग्लास से उठा के पानी पीना, आपको प्यास लगी, स्टिमुलस आया, आपने आगे हाथ करके ग्लास उठा के पानी पिया।
तो सबसे पहले तो आपके मैसेज तक आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि भाई आपको प्यास लगी है। फिर आपका ब्रेन एक सिग्नल जनरेट करके वो सिग्नल न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर के पास भेजेगा। यानी कि आपका जो सीएनएस है, ब्रेन है, वो ये सिग्नल अफेक्टर के पास भेजेगा, वो ऑर्गन जो काम करेगा इस सिचुएशन के अंदर, उसे आप क्या कहोगे? अफेक्टर। जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे इसको डिटेल के अंदर देखेंगे, लेकिन फिर भी अब वो न्यूरॉन जो मैसेज लेकर जाएगा सीएनएस से इफेक्टर के पास, दैट इज कॉल्ड द मोटर न्यूरॉन। उस न्यूरॉन को क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या होता है? वो न्यूरॉन जो मैसेज लेकर जाएगा ब्रेन से इफेक्टर के पास, इफेक्टर क्या है? मसल, दैट इज कॉल्ड द मोटर न्यूरॉन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ कैन यू डिफाइन द मोटर यूनिट। हाउ कैन यू डिफाइन द मोटर यूनिट? मोटर यूनिट होता है क्या? देखो, अच्छा, अब ये मोटर यूनिट होता है क्या, इसको जरा गौर से सुनो। देखो, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, number of muscle fibers innervated by innervated by single motor neuron, सिंगल मोटर न्यूरॉन। अब ये क्या चीज है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक मोटर न्यूरॉन आया और उसने आके एक मसल फाइबर को ही क्या किया? सप्लाई किया। तो मोटर यूनिट कितना हो गया? जल्दी बोलो, मोटर यूनिट कितना हो गया? वन हो गया। ओके, लेट सपोज, अब मैं यहां बनाता हूं, एक मोटर न्यूरॉन आया, मैं यहां बनाता हूँ, और इस मोटर न्यूरॉन ने एक साथ चार मसल्स को इनर्वेट किया, चार मसल्स को नर्व सप्लाई की, चार मसल्स को क्या दिया? नर्व सप्लाई दी। फिर सुनो, मोटर न्यूरॉन, मोटर यूनिट क्या होता है? एक मोटर न्यूरॉन कितने मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा है, कितने नर्व्स, कितने मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द मोटर यूनिट। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक बटन से, एक बटन कितने बल्ब जला रहा है। आसान, अगर को रिलेट करके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक बल्ब, एक बटन अगर एक बल्ब जला रहा है, दैट इज द सिंगल मोटर यूनिट। ये बिल्कुल ऐसे ना कि एक मोटर न्यूरॉन एक मसल फाइबर को सप्लाई करे, और एक मसल फाइबर वो है जो चार मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है। तो मुझे बताओ इसका मोटर यूनिट क्या होगा? जल्दी से बताओ। फोर होगा। अब मैं एक बहुत बहुत सोने के हरूफ से लिखने वाला जुमला कह रहा हूं। ये ये जुमला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द हायर द मोटर यूनिट, the gross will be the movement. The lower the motor unit, the finer the movement will be. क्या मतलब सर? ये क्या बोल दिया आपने अंग्रेजी में? जितना ज्यादा मोटर यूनिट होगा, जितना ज्यादा मोटर यूनिट होगा, उतनी ग्रॉस मूवमेंट होगी, और जितना कम मोटर यूनिट होगा, उतनी फाइन मूवमेंट होगी। अब बोलो, ये जुमला समझ में आता? इसको मैं
एक क्लासिकल एग्जांपल से डिस्कस भी कर लेता हूँ। चल, अब इसका इसका मतलब सुनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज और दिस मीनिंग? देखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं वही बता रहा हूँ बेटा, सुनो ना, गौर से सुनो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना, ठीक है, या चलो ऐसे समझो, ऐसे समझो। देखो, एक मसल फाइबर है, वो बहुत सारे, सॉरी, एक मोटर न्यूरॉन है, वो बहुत सारे मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मोटर यूनिट ज्यादा है या कम है? जल्दी बोल। मोटर यूनिट ज्यादा है या कम है? फिर बोल रहा हूं, एक मोटर न्यूरॉन है, वो बहुत सारे मसल फाइबर को एक साथ नर्व सप्लाई कर दे रहा है। तो मोटर यूनिट ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। जब मोटर यूनिट ज्यादा है, इसका मतलब है अगर इस न्यूरॉन से मैसेज आया, इस न्यूरॉन से मैसेज आया नीचे, इस मोटर न्यूरॉन से मैसेज आया नीचे, तो सारे के सारे मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है मूवमेंट कैसी होगी? ग्रॉस होगी। ग्रॉस का मतलब है कि आप अलग अलग मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक स्विच के साथ अगर आप चार बल्ब जोड़ दोगे, तो अगर आप स्विच खोलोगे तो चारों बल्ब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, चारों बल्ब एक साथ जलेंगे। दिस इज द ग्रॉस मूवमेंट। दिस इज द ग्रॉस मूवमेंट। ये कब काम आती है? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उछालना है, सॉरी उछालना बोल रहा हूं, उठाना है, तो तमाम के तमाम मसल फाइबर्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। फॉर दैट मसल नॉर्मली मोटर यूनिट ज्यादा हो। अच्छा भाई, अब आ जाओ, फाइन मूवमेंट क्या चीज? बात क्लियर हो रही है? बहुत बहुत तारीखी जुमला दे रहा हूं, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। बेटा मैं अभी हार्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं स्केलेटल मसल की बात कर रहा हूं, मसल फाइबर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मायोसाइट। मोटर यूनिट ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है एक न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। दोबारा डेफिनेशन सुन, ठीक है? ये डेफिनेशन जहन में रखो। ग्रॉस समझ में आ गया, फाइन पर आ। फाइन मूवमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है, आपने क्या करना है? लिखना है। अगर आपने लिखना है तो आपने आपने बड़े बारीकी से काम करना, बड़ी बारीकी से काम करना है। अब जब आपने बड़ी बारीकी से काम करना है ना, तो आप ये चाहोगे कि मसल फाइबर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करे, मसल फाइबर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करे। इस केस के अंदर नॉर्मली मोटर यूनिट कम होता है। मोटर यूनिट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक मोटर न्यूरॉन है, इसने आके सिर्फ एक मसल फाइबर को क्या किया? सप्लाई किया। तो जब मैसेज आएगा तो ये सिर्फ एक मसल फाइबर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन सिर्फ इस मसल फाइबर को क्या कर रहा है? सप्लाई कर, इस मसल फाइबर को सप्लाई कर, ठीक है, इस मसल फाइबर को सप्लाई कर, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मूवमेंट कैसी होगी? फाइन होगी। मूवमेंट कैसी होगी? फाइन होगी। फाइन का मतलब है बहुत बारीक मूवमेंट होगी, जैसे आपने वो मूवमेंट जो आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हो। अब फिर सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बता। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है, बहुत फाइन मूवमेंट चाहिए, बहुत बारीक मूवमेंट चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे मसल फाइबर को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना।
तो वहां पे मोटर यूनिट कम होता है। चलो, मोटर यूनिट नहीं बढ़ सकता भाई। मोटर यूनिट कैसे बढ़ेगा? आप कैसे बढ़ा सकते हो मोटर यूनिट? आप मोटर यूनिट नहीं बढ़ा सकते। मोटर यूनिट क्या है? एक मोटर न्यूरॉन कितने मसल फाइबर को सप्लाई कर, ये आप कैसे चेंज कर सकते हो? अगर मसल को ट्रेन करोगे तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है, वो अलग चीज है। दैट इज नॉट रिलेटेड विद दिस ऑल स्टफ। लिखने लिखने वक्त आपकी फाइन मूवमेंट होती है। इसी तरीके से जब आप पियानो बजाओगे या आप डांस करोगे, ये सारी फाइन मूवमेंट्स होती है, बहुत बारीकी वाली मूवमेंट्स होती है मोटर यूनिट से। गॉट इट? दोबारा जुमला बोलूंगा। द हायर द मोटर यूनिट, द ग्रॉस विल बी द मूवमेंट, द लोअर द मोटर यूनिट, द प्रिसाइज विल बी द मूवमेंट। चलो, इसके अंदर कोई मसला है तुमको?